इच्छाओं और अरमानों की डोली में सवार होकर अपने पति के घर के खुशियों के महल को रवाना होती है और इसी महल की मुडेरों पर बैठकर जीवन की खुशहाली के सपने देखती है। सुधा अपनी ननद को समझा रही थी, मगर भाभी, तुमने हमारी माँ का ख्याल नहीं रखा। मुन्नो ने प्रतिवाद किया। छोटी सी लड़की जिसका ब्याह हुए मुश्किल से अभी 4 महीने गुजरे हैं, सुधा से उलझ पड़ी थी। माँ घर के भीतर किसी कोने में व्यस्त थी अथवा व्यस्त होने का बहाना कर रही थी। सुधा अच्छी तरह जानती थी कि कोई दिन संभवतः ऐसा गुजरा होगा जब माँ उससे न उलझती हो। ये अजीब रिवाज है तुम्हारे घर का कि बहू से सारा काम लेने के बाद उसे प्यार के 2 शब्द भी नसीब नहीं होते, उल्टे उसी के मत्थे दोष मढ़े जाते हैं। सुधा एक दिन अपने पति को आड़े हाथों लेते हुए बोली, अब क्या हुआ भाग्यवान? रमेश ने पूछा। हालांकि वस्तु स्थिति से वो स्वयं भी अनभिज्ञ नहीं था। उसे आज 30 बरस हो चले थे इस घर में रहते हुए। वो माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। पिता के स्वभाव को भी वो भली भांति जानता था। जब शादी नहीं हुई थी तो उसने कभी घर के पचड़ों में पड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। शादी होते ही वो सुधा में डूब गया था। सुधा बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसकी कुछ एक आदतें रमेश को भी नागवार गुजरी थी। शायद ये उसके मायके के संस्कारों का प्रभाव था जो आसानी से छूटता नहीं था। माँ को ये लड़की शुरू से ही नहीं जची, मगर वो था कि किसी तरह जीवन की गाड़ी घसीटता जा रहा था। छोटी छोटी बातों को वो तूल नहीं देता था और न ही सुधा इन्हें गंभीरता से लेती थी, मगर माँ से शायद उसका हंसना भी सहन नहीं होता था। बहन जी, आपकी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, घर को स्वर्ग बना दिया होगा जरूर उसने। पड़ोस की एक औरत उसे कहती है, अजी हमारी बहू को ही ले लो, सारा दिन काम में जुटी रहती है, मुझे तो पानी का गिलास भी लेने नहीं देती, अब और क्या मांगो भगवान से। सावित्री बोली, बहन जरूर तुमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो ऐसी सुशील बहू मिली है। एक वो हमारी बहू है, न जाने कैसी पढ़ाई पढ़ी है उसने। मेरी हर बात में नुक्स निकालने के सिवा उसे कुछ आता ही नहीं है, जमुना बता रही थी। अजी निकाल बाहर करो उसे, 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे। एक और मत आ रहा है किसी सास का, लगता है वो काफी अनुभवी है। माँ की ये अजीब आदत है, इन फुअड़ गवार अनपढ़ औरतों में बैठना। हुआ कभी महीने 2 महीने में एक आध बार बात हो जाए, मगर ये धमा चौकड़ी तो हर रोज मची रहती है। सुबह सवेरे भगवत भजन की अपेक्षा ये रुचिकर लगता है इन्हें। इसी निंदा में कर्ण रस है, ये मूल मंत्र इन्होंने गांठ बांध लिया है। कई बार रमेश इनके पास से गुजरता और माँ को वहाँ बैठे देखता तो उसे बड़ी कोफ्त होती। ये घटिया सोच वाली मूर्ख अनपढ़ औरतें हैं। माँ, तुम इनमें बैठकर क्या कर रही थी? वो कुड़ते हुए कहता। वो बेटा, मैं तो यूं ही बस चलते चलते खड़ी हो गई थी 2 मिनट के लिए। जाकर अपनी बहू का हाथ क्यों नहीं बटाती माँ? कहना तो वो चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर वो चुप्पी साध जाता था। जीवन भर उसने माँ को बैठे देखा था, काम करते देखा तो पिता को या बहनों को। कई बार पिताजी हंसते हुए कहते, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करो मुन्नो की माँ, वरना बुढ़ापा बड़े कष्ट में बीतेगा। अजी मुझे क्या चिंता है, 3 जवान बेटियां हैं, अपने रमेश की बहू भी तो होगी काम करने के लिए। मैं तो बस हाथ पर हाथ धर कर बैठूंगी। माँ कहती, काम करोगी तो शरीर ठीक रहेगा और इज्जत भी पाओगी, वरना तुम्हारी मर्जी है। पिताजी चुप हो जाते। उस समय वो सोचा करता था कि आखिर औरत मर्द की ऐसी कौन सी कमजोरी है कि आदमी ताउम्र उसकी गुलामी करता है और औरतें अपने पतियों पर हावी हो जाती हैं। ऐसी औरतें अपने पतियों को क्या सुख दे पाती होंगी, वो कई बार सोचा करता। धीरे धीरे तीनों लड़कियां अपने घर चली गई। माँ का स्वभाव अब चिड़चिड़ा होना शुरू हुआ। उसे काम की आदत न थी, एक काम वाली रख ली। फिर रमेश की भी शादी हुई, सारा घर बहू ने संभाल लिया। रमेश की बहू काफी पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर के वातावरण में आते ही यूं रम गई थी मानो इसी का एक हिस्सा हो। उसने घर के साथ साथ घर के हर सदस्य को भी संभाल लिया था। पिता को कब क्या चाहिए
माँ को कब क्या देना है वो कुछ ही महीनों में सब बातों से परिचित हो गई थी। रमेश को और क्या चाहिए था। माँ भी शुरू शुरू के साल में बहू को सर आंखों पर बिठाती थी, उससे खूब बतियाती थी, दुख सुख बांटती थी, बेटियों की चर्चा करती, उन्हें देने लेने के मामले में बहू से सलाह करके ही काम करती थी। फिर सुधा का पांव भारी हुआ, बेटी हुई। रमेश बहुत खुश हुआ, पहला जीव था घर में। माँ पिताजी को बहुत खुशी हुई। अब बेटियां अक्सर ही घर आ जाती, एक महीना भी न बीतता, एक जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी जाती तो तीसरी। शौक से आए जाए, उनका घर है। रमेश और सुधा भी यही सोचते थे। बस यहीं से सारी उलझने शुरू हुई। माँ के एक कोने में बेटियां और दूसरे में बेटा बस गए। इन सब के बीच सुधा के लिए कोई कोना खाली न रहा। सुधा ने भी दुनिया देखी थी, वो पढ़ी लिखी थी, घर वालों की खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप में रमेश को इशारा भी किया कि माँ का झुकाव बेटियों की ओर बढ़ रहा है। रमेश ने इसे हंसी में टाल दिया, कहा देखो सुधा, ये लड़कियां भी इस घर का हिस्सा हैं, उन्हें अपने माँ बाप से आस होती है और भाई पर भी उनकी इच्छाओं को पूरा करने का दायित्व होता है। अब हम कोई अलग तो है नहीं। यदि मम्मी पापा उन्हें कुछ देते भी हैं तो अपनी जेब देखकर व सोच समझकर ही देते होंगे। मेरा उनके आगे कुछ कहना या उन्हें रोकना गलत होगा। न केवल गलत होगा बल्कि ये धृष्टता भी होगी। रमेश ने उसे समझाया, आपने मेरी बात का दूसरा अर्थ निकाल लिया है। ना तो मैं मम्मी पापा के देने के खिलाफ हूँ और ना ही उन्हें रोकने की बात कहती हूँ। फिर तुम्हारा मतलब? रमेश ने पूछा। देखो रमेश, तुम्हारी बहनें यदि इस घर की बेटियां हैं तो मेरी भी ननदें हैं, मेरा भी उन पर हक बनता है। पढ़ी लिखी होने के नाते मुझ में इतनी समझ तो है कि गलत सही की पहचान कर सकूं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो सुधा, पहेलियां मत बुझाओ। रमेश, तुम मुझे इस घर में ब्याह कर लाए हो, 7 फेरे लिए हैं हमने पवित्र अग्नि के सामने। मेरे दुख सुख के साथी तुम ही हो। क्या तुम चाहोगे कि अपनी जरूरतों के लिए मैं हर महीने अपने मायके जाकर उनके आगे हाथ पसारूं? क्या इससे तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या तुम ये कभी गवारा करोगे कि अपने घर की, अपने बच्चों की हर जरूरत के लिए मैं अपने माता पिता पर मोहताज रहूं? तुम चाहे कम कमाते हो या ज्यादा, तुम्हारी कमाई पर ही मुझे गर्व है और इसी में मेरा सम्मान है, इसी पर मेरा हक है। तुम्हारे दिए पैसों से घर चलाना मेरा फर्ज है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि इस घर को मैं कैसे चलाऊं। रमेश सुधा का ये एक नया रूप देख रहा था। उसे कुछ कुछ बात समझ आने लगी थी। तुम्हारा मतलब है कि मम्मी पापा उन्हें देना बंद कर दें? नहीं रमेश, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। और क्यों चाहूंगी? ये समाज आपसी रिश्तों की नींवों पर ही टिका है। बेटी को माँ से, माँ को बेटी से मोह होता है। समझदार बेटियां कभी अपने ससुराल के दुखड़े, घर की अंदरूनी बातें मायके आकर नहीं खोलती, बल्कि वे अपने ससुराल में मायके को और मायके में ससुराल को सदैव ऊंचा रखती हैं। इसी से उनका जीवन ठीक ठाक चलता है। जिस तरह पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, उसी तरह सास बहू, माँ बेटी, पिता पुत्र के रिश्ते भी किन्हीं मान्यताओं, विश्वासों के आधार पर एक दूजे से बंधे होते हैं। और समझदार माँ अथवा सास सदैव अपनी बहुओं, बेटियों में इस रिश्ते की गरिमा बनाए रखकर ही जीवन की गाड़ी ठीक चला सकती हैं। लेकिन इन सब बातों का हमारे घर से क्या ताल्लुक है? रमेश ने पूछा। वो जानता था कि सुधा की इस सारी भूमिका के पीछे कोई न कोई ठोस बात अवश्य है जो उसके घर से जुड़ी है। हमारे घर से ही नहीं रमेश, इस बात का ताल्लुक हर उस घर से है जहाँ बेटी है, बहू है, माँ है, सास है। सास कभी बहू को बेटी नहीं मानती, जबकि बहू सब कुछ छोड़कर सास में माँ, ससुर में पिता, देवर में भाई देखने को लालायित रहती है। शायद तुम्हें मेरी बात गलत लगे, लेकिन ये कटु सत्य है कि आज ज्यादा नहीं तो 80% माएँ सास बनते ही माँ के ममतव्य को बेटी तक सीमित कर लेती हैं। मूर्ख और नादान बेटियां भी माँ के इस ममतव्य को अपनी शक्ति मान बैठती हैं और भूल जाती हैं कि उनका असली घर, असली ठिकाना तो ससुराल है, मायका नहीं। वे मायके से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा बैठती हैं, ये भूल करके मायके में भी कोई परिवार है, उस परिवार की अपनी सीमाएं हैं।
उन सीमाओं को लांघना, भले ही ये केवल आर्थिक क्षेत्र हो, कई बार उन पर भारी पड़ता है। अपनी बेटियां दामादों की सहायता करना गलत नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सहायता हम किस रूप में कर रहे हैं। आर्थिक सहायता की भी एक सीमा है। क्यों न बेटियों में इतना आत्मविश्वास भरा जाए कि वे स्वयं नई राहें खोज सके। हम उन्हें सहारा तो दें, मगर ये भी देखें कि ये सहारा कहीं उन्हें पगू तो नहीं बना रहा। वे मायके की बैसाखियों के सहारे कहीं जीवन के रास्तों को लांघने के असफल प्रयास तो नहीं कर रही, और कहीं ये बैसाखियां हम ही तो उन्हें नहीं दे रहे। रमेश की समझ में सारी बात आ रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसके माँ बाप हैं जो हर बात का फैसला करते हैं और उससे कभी इस संबंध में मंत्रणा भी नहीं करते, और शायद इसलिए बहनों की नजरों में भी वो बुद्धू ही बना रहता है। मगर कल तो उसे ये फैसले लेने ही हैं। यदि सुधा उसकी खातिर बढ़ते खर्चों के बोझ को बांटने की खातिर नौकरी कर सकती है, तो क्यों नहीं वो बहनोइयों से बात करके बहनों को भी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की पहल करता। उसे विश्वास था कि प्रगतिशील समाज में रहते हुए, व्यवहारिक दुनियादारी को देखते हुए उसकी बहनोई अवश्य इस सुझाव को मानेंगे। रही बात माँ बाप की, तो उनकी सोच को वो बदल नहीं सकता था। जिन बातों को वो उन्हें कहना चाहता था, लगता था कि वे बातें उन्हें पहले ही पता है। इसके अलावा रमेश की एक सोच थी, और वो ये कि दुनिया में सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, मगर माँ बाप नहीं। उसे याद था कि जब किसी बात पर पिता पुत्र अथवा माँ बेटे में वैचारिक मतभेद हो भी जाता था, तो वो तो शायद इस मतभेद को कई दिन मन में रखता था, मगर माँ बाप अगले ही पल उस मतभेद को भुला देते थे। जितना धैर्य, सहनशीलता, अपनत्व, स्वार्थहीन स्नेह की भावना उनमें थी, वो तो उसका पासंग भी नहीं था। ये उसके स्वभाव का हिस्सा है। माँ बाप के प्रति उसकी श्रद्धा है, क्या है, इसे वो कई बार समझ नहीं पाता है। मगर जो भी है, रमेश को लगता है कि समस्या का यही हल है। उसे तो हर हाल में माँ बाप को, सुधा को, बहनों को खुश रखना ही है। उन्हें खुश रखने में वो सहज रह सकता है, भीतर ही भीतर बिखरने टूटने से बच सकता है। न केवल बच सकता है, बल्कि किरचे हो रहे सपनों को भी सहेज सकता है, उन्हें किरचे होने से बचा सकता है। और सुधा इस सफर में, इस जंग में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि लोग नाहक ही बैंक बैलेंस बनाते हैं, कोठियां, कारें खरीदते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाकर उन्हें पूंजी मान लेते हैं, जबकि आदमी की असली पूंजी तो उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसकी औलाद, उसका परिवार, उसका दायरा है, जो उसे निरंतर ऊर्जा देता है, उसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होता है। उसे दूर कहीं रात के गहरे अंधेरे के पीछे उजालों की किरणें दिखाई दे रही थी। उसे कवि की वो पंक्तियां अनायास ही याद आ जाती हैं, हर काली रात के बाद सुबह का सूरज उगता ही है।